हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीडी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहां पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अवसर लागत सिद्धांत की। तो बच्चों इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो हैबरलर ने किया। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि जो हमने ऑलरेडी थ्योरी पढ़ी हुई है रिकार्डो का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का तुलनात्मक लागत सिद्धांत है वो श्रम मूल्य पर आधारित है। यानी कि वो ये मानता है कि उत्पादन में केवल श्रम की ही जरूरत होती है और किसी भी वस्तु की जो कीमत है वो श्रम की कीमत के या श्रम के मूल्य के आधार पर तय होती है, जिसके कारण उसको वास्तविक लागत विचारधारा भी कहते हैं। तो रिकार्डो के वास्तविक लागत विचारधारा की हैबरलर ने आलोचना की और उसको अपर्याप्त और अपूर्ण बताया। साथ ही साथ उसका विकास करते हुए उन्होंने एक अपनी थ्योरी डेवलप की जिसको कि हम अवसर लागत सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। बच्चों अवसर लागत सिद्धांत जो है उसको हैबरलर ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को हैबरलर ने विकास का इंजन कहा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो विकास का अंतर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं बच्चों अवसर लागत का क्या मतलब है। मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए अवसर लागत का कंसेप्ट हम समझ रहे हैं। अवसर लागत तो बच्चों हम जानते हैं कि जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जब हम एक वस्तु की मात्रा उत्पादन में वृद्धि करते हैं तो दूसरी वस्तु का त्याग करना पड़ता है, यानी कि जितना त्याग किया गया वो उत्पादन करने की अवसर लागत है। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अगले सर्वश्रेष्ठ विकल्प की लागत अवसर लागत है। देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं निर्यात और आयात की। तो आप अवसर लागत का यहां पर मतलब उससे भी लगा सकते हो कि अवसर लागत का मतलब निर्यात की उस मात्रा से है जो आयात करने के लिए त्याग करनी पड़ती है। यानी कि अवसर लागत का मतलब यहां पर आप इस तरीके से भी लगा सकते हो कि अवसर लागत उत्पादन की उस मात्रा को दर्शाता है, जिसे पहली वस्तु के उत्पादन के लिए त्याग किया जाता है। यानी कि अगर आप कोई वस्तु का उत्पादन कर रहे हो, मतलब आप एक वस्तु का उत्पादन कर रहे हो तो आपको दूसरी वस्तु का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप निर्यात भी कर रहे हो तो आपको आयात के लिए उसका त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आपने जो वस्तु बनाई उसको बेच दी। तो यहां पर उसको हमने अवसर लागत कहा है। अवसर लागत को प्रतिस्थापन लागत भी कहते हैं। तो बच्चों अवसर लागत को प्रतिस्थापन लागत कहते हैं। इसके अलावा आपको यह भी समझना है कि दो वस्तुओं के बीच जो विनिमय अनुपात है, यानी कि एक देश दूसरे देश को कितनी वस्तुएं बेचेगा या कितना उसका प्रतिस्थापन होगा, ये डिपेंड करता है प्रतिस्थापन वक्र की ढाल या आकृति किस प्रकार की है। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि प्रतिस्थापन वक्र या उत्पादन संभावना वक्र के आधार पर हम बता रहे हैं। तीन तरीके के ढाल हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। एक तो नतोदर ढाल होता है, एक इस तरीके का ढाल होता है, इसको बोलते हैं उन्तोदर ढाल, और इसको बोलते हैं हम सरल रेखीय। तो इसका मतलब अवसर लागत कितनी होगी ये ढाल पे डिपेंड करता है। उन्तोदर ढाल का मतलब क्या है कि समान वृद्धि करने के लिए आपको ज्यादा त्याग करना पड़ेगा। ठीक है जी। उन्तोदर ढाल का मतलब है कि समान वृद्धि करने के लिए आपका जो त्याग है वो कम होता चला जाएगा, और सरल रेखी का मतलब है कि समान वृद्धि करने के लिए आपका जो त्याग है वो स्थिर रहेगा। यानी कि ये बीच में दोनों में डिफरेंस है। नतोदर ढाल आपको समझ में आ गया होगा, उन्तोदर ढाल आपको समझ में आ गया होगा, रेखी ढाल आपने समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये वाली वीडियो है वो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है और ये आपको हमारी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें मिल जाएगी। तो बच्चों मैं आपको बता भी देता हूँ साथ साथ कि हमने तमाम तरीके की वीडियो कोर्सेज बनाए हुए हैं जो यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए हैं, डिफरेंट स्टेट में पीसीएस के लिए हैं, यूजीसी नेट के लिए हैं, पीजीडी इकोनॉमिक्स के लिए हैं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए हैं। तो तमाम तरीके के कोर्सेज हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में बनाए हुए हैं, जो कि आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिल जाएंगे। तो आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो बच्चों ढाल समझने के बाद आपको ये समझना है कि तीन तरीके की अवसर लागत हुई। ये वाला जो होता है ये होता है स्थिर लागत की दशा में, स्थिर लागत दशाओं में। ये वाला पाया जाता है एक तरीके से बढ़ती लागत दशा में।
और ये वाला पाया जाता है हमारा उनतोदा ढाल गिरती लागत दशा में। तो बच्चों स्थिर लागत दशा में व्यापार कैसे होगा और बढ़ती लागत दशा में व्यापार कैसा होगा वो तो हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। इसके अलावा गिरती लागत दशाओं में व्यापार किस तरीके से होगा और साथ ही साथ इस पूरी की पूरी थ्योरी का मूल्यांकन, यानी कि क्या इसके मेरिट्स हैं, क्या डेमेरिट्स हैं, उसके बारे में हम आपको अगली वीडियो बनाएंगे। इनके टोटल 2 वीडियो बनाएंगे बच्चों हम इस पूरे के पूरे टॉपिक पे। तो यहाँ पर बच्चों हम स्टार्ट जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं अवसर लागत सिद्धांत की थ्योरी। तो थ्योरी समझने से पहले कुछ मान्यताएं हैं, एक बार उन मान्यताओं को समझ लीजिए। तो जैसा कि आप अपने साइड स्क्रीन पे इस पूरे के पूरे सिद्धांत की मान्यताओं को देख पा रहे होंगे, सबसे पहले तो मान्यता यह है कि उत्पत्ति के साधन, यानी कि साधन एवं वस्तु दोनों प्रकार के बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता विद्यमान है। यानी कि जितना मर्जी चाहिए साधन अवेलेबल है, जितनी चाहिए वस्तु वो भी अवेलेबल है। इसके अलावा प्रत्येक वस्तु की कीमत उसकी सीमांत लागत के बराबर होती है। यानी कि यहाँ पर जो थ्योरी है पूर्ण प्रतियोगिता वाली वही फॉलो की गई है, यानी कि जो प्राइस है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होती है। किसी भी उत्पत्ति के साधन की इकाई यदि वे गतिशील एवं प्रतिस्थापन के करने के योग्य हैं तो उसकी जो कीमत है वो उद्योग में रोजगार के समान होगी। यानी कि जो मांग और पूर्ति की जो शक्तियां हैं वही साधनों की कीमत डिसाइड करेंगी। और क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता है इसलिए प्रत्येक साधन को जो कीमत दी जा रही है वो उसकी सीमांत उत्पादकता के समान होती है। बच्चों इसके अलावा यहाँ पर यह मान ली गई है कि उत्पादन की तकनीक स्थिर है और हम अपने संसाधनों का कुशलतम उपयोग कर रहे हैं। यानी कि एक अर्थव्यवस्था सदैव उत्पादन संभावना वक्र के ऊपर ही काम करती है, उत्पादन संभावना वक्र के भीतर या उत्पादन संभावना वक्र के ऊपर काम करने का कोई भी क्वेश्चन नहीं है। इसके अलावा बच्चों हम ये मान लिया है कि दिए गए समय अवधि में जो वस्तु की पूर्ति है वो स्थिर है। और पूर्ति स्थिर रहने का मतलब ये है कि हमने जो भी कंसिडरेशन करेंगे इस पूरे के पूरे सिद्धांत में वो मांग पे ही करेंगे, पूर्ति पे किसी भी प्रकार का कंसिडरेशन नहीं करेंगे। तो बच्चों कंसेप्ट को यहाँ तक समझने के बाद हम आगे समझते हैं कि स्थिर लागत की दशा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस तरीके से होता है। तो बच्चों बात करें हम स्थिर लागत दशाओं की, तो स्थिर लागत दशा तब कहलाती है जब उत्पादन पर स्थिर लागत नियम लागू होता है। शुरू से बोलेंगे। तो बच्चों बात करते हैं हम स्थिर लागत दशा में। तो स्थिर लागत की दशा में जब हम व्यापार करते हैं यानी कि विनिमय करते हैं तो जो हमारी सीमांत लागत है वो समान रहती है, जिसकी वजह से हमारा जो उत्पादन संभावना वक्र है वो इस सीधी रेखा में आता है, इस तरीके का बनता है। यानी कि ये तब होता है जब हमारी जो स्थिर लागत हो रही है। स्थिर लागत का मतलब है कि हम जैसे जैसे वस्तु का उत्पादन करते हैं हमारी लागत जो है वो फिक्स रहती है, जिसकी वजह से उत्पादन संभावना वक्र जो है वो बिल्कुल सीधी रेखा में होगा। साथ ही साथ ये जो वक्र है ये सापेक्षिक लागतों से और मांग दशाओं से पूरी तरीके से अप्रभावित रहेगा। तो बच्चों टेबल के थ्रू भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए हम आयात निर्यात की बात कर रहे हैं, आप उत्पादन की भी बात कर सकते हो। मान लीजिए एक देश जो है वो आयात करता है 1 इकाई का और उसके पास मान लीजिए यानी कि उसके पास मान लीजिए वस्तु है 0, मान लीजिए 0 है, चलिए 0 मान लेते हैं। जैसे उत्पादन संभावना वक्र बनाया था तो ये 10 है। अगर वो 1 चाहता है तो उसको 2 का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, फिर एक और चाहता है तो उसको 2 का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मतलब टोटल जो वस्तु की मात्रा, x वस्तु की मात्रा और y वस्तु की मात्रा देश में 3 पे 4 रह जाएंगी, 4 पे 2 रह जाएंगी। इसका मतलब जो प्रतिस्थापन लागत है वो एक वस्तु के लिए 2 का है। यानी कि जैसे जैसे आप x वस्तु की 1 इकाई को बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आपको 2 इकाइयों का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो इस तरीके के केस में बिल्कुल सीधी रेखा में हमारा यानी कि ये क्या दिखा रहा है, स्थिर लागत उद्योग को दिखा रहा है। यानी कि जो त्याग है वो स्थिर रहेगा। बच्चों आपको समझने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाभ की शर्त है, यानी कि स्थिर लागत उद्योग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ की शर्त है कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल भिन्न भिन्न होना चाहिए। क्योंकि अगर उत्पादन संभावना वक्र का ढाल एक जैसा होगा तो व्यापार करने से कोई लाभ नहीं होगा। इसी के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि इस स्थिति में व्यापार में लगे देश पूर्ण विशिष्टीकरण अपनाएंगे। तो आपको 2 बातें जरूर याद रखनी चाहिए। पहली बात, अगर हम स्थिर लागत दशाओं में काम कर रहे हैं तो पहली शर्त तो यही है कि स्थिर लागत की दशा में जो आपका व्यापार है
वो पूर्ण विशिष्टीकरण प्राप्त करेगा। और व्यापार से लाभ तभी होगा जब दो देशों के उत्पादन संभावना वक्र के ढाल में अंतर होगा। तो यही बात बच्चों मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। यहाँ पर हमने 4 स्थिति ले ली है। एक स्थिति ये है जिसमें दोनों का ढाल बराबर बराबर है, और बाकी की 3 स्थितियों में ढाल जो है वो बराबर बराबर नहीं है। तो देखिए, मान लीजिए ये ए देश है और ये बी देश है। मान लीजिए ये ए देश का है, ये बी देश का है। इसी तरीके से कोई भी नाम दे देते हैं, नाम में क्या रखा है। इसी तरीके से मान लीजिए ए देश का है और बी देश का है। तो बच्चों इस स्थिति में स्थिर लागत है। स्थिर लागत की स्थिति में, इस स्थिति में व्यापार करने से कोई लाभ नहीं होगा, और इन तीनों स्थितियों में व्यापार करने से लाभ होगा। यही बात मैं आपको सिद्ध करके दिखाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए यहां पर हमारी वस्तु है 5 और 10, यहां पर है 10 और 20, यानी कि ए देश में एक एक्स जो है, तो इस स्थिति में एक एक्स जो है वो हाफ वाई के बराबर है। यानी कि अगर आपने एक एक्स का उत्पादन करना है तो हाफ वाई का सेक्रीफाइस करना है, और एक वाई जो है वो 2x के बराबर है। सेम चीज बी देश में भी है। एक x जो है वो हाफ वाई के बराबर है, और एक y जो है वो 2x के बराबर है। सेम चीज है। तो यहां पर बच्चों हमें समझना है, क्योंकि अगर मान लीजिए एक देश x वस्तु बनाता है, मान लीजिए बी देश केवल x वस्तु बनाता है, y वस्तु बनाता है, तो ये 20y बना पाएगा। और जबकि बी देश, मान लेते हैं 2 साधन है, पहले हम आधा आधा बना रहे थे, अब हम दोनों बना रहे हैं, और अगर ये बनाता है केवल y बी देश, तो 10y बना पाएगा। अब मान लीजिए इसको 5y की ज़रूरत है, 5y की ज़रूरत है, तो 5y के लिए इसको 10x खोनी पड़ेंगी। इसका मतलब अब इसके पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, 10x प्लस 5y। तो ये तो पहले भी कर पा रहा था यहाँ पे, यानी कि मान लीजिए इस स्थिति में अगर वो था पहले, जिसमें से वो पहले 10x बना पा रहा था और 5y, तो अभी भी उसकी स्थिति वही बनी रही। इसका मतलब इस तरीके से व्यापार करने से, देखो इसको तो कोई फायदा नहीं हुआ। आप मेरी बात समझिएगा, पहले वो 10x एंड 5y बना पा रहा था, अब उसने विशिष्टीकरण किया। विशिष्टीकरण में मान लीजिए उसने, चलिए y बनाया, तो कन्फ्यूजन थोड़ा दूर कर लेते हैं, y बनाया और इसने केवल x बनाया। ये ए देश ने बनाया, ये बी देश ने बनाया। ठीक है जी। तो अगर उसको मान लीजिए x चाहिए तो वही बात उसके लिए पड़ेगी। यानी कि अल्टीमेटली व्यापार करने से किसी भी तरीके का जो लाभ है वो नहीं होने वाला है, अगर दो देशों में समान अवसर लागत है तो। बात करें बच्चों अगर इस कंडीशन की, जिसमें मान लीजिए ये हमारा 5 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 5 है, तो पहले जो उत्पादन हो रहा था, मान लीजिए दोनों देश दोनों वस्तु बना रहे हैं, मान लीजिए इस कंडीशन में है, तो इसका मतलब अगर दोनों देश में से जो ए देश है, जो ए देश है वो वाई वस्तु में विशिष्टीकरण कर ले और बी देश दूसरी वस्तु में विशिष्टीकरण कर ले, तो दोनों का उत्पादन 10x और 10y तक पहुंच सकता है। यानी कि इस स्थिति में आप देखोगे तो जो वास्तविक ढाल है, ये सॉरी यहाँ पे 5 आएगा, वो इस तरीके से बन जाएगा अगर दोनों देश ही अपना व्यापार करते हैं। और इस स्थिति में आप इस पॉइंट पर आप पहुंचने की कोशिश करोगे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से दोनों ही देशों को फायदा होगा अगर उन दोनों का ढाल जो है वो अलग अलग है तो। ठीक है, यानी कि इस स्थिति में देखिए आपका कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन इस स्थिति में ढाल जो है वो चेंज हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं, सपोज कीजिए 8 और 20। ठीक है जी, यहाँ पर लिख लेते हैं मान लीजिए 10 और 8। तो इस स्थिति में भी बच्चों व्यापार करने से फ़ायदा होगा, क्योंकि दोनों का ढाल अलग अलग है। इसका मतलब अगर एक देश, क्योंकि देखिए तुलनात्मक रूप से ये जो है ना ए देश, वो वाई बनाने में ज़्यादा सक्षम है, मतलब ज़्यादा कुशल है एज़ कम्पेयर टू बी से। हालांकि बी जो है वो दोनों में कुशल है, लेकिन इस स्थिति में भी व्यापार करने से दोनों देशों को फ़ायदा होगा। इसी तरीके से बच्चों अगर हम बात करें कि मान लीजिए दोनों देश एक्स वस्तु में तो समान कुशल है, लेकिन वाई वस्तु में दोनों की कुशलता अलग अलग है, तभी भी आप देखोगे तो बी देश अगर बनाता है वाई वस्तु और एक्स बनाता है एक्स वस्तु, तो दोनों देशों को ही व्यापार करने से फ़ायदा होगा। यानी कि बच्चों समझने वाली बात यह है कि अगर कोई देश में उत्पादन संभावना वक्र एक दूसरे के समानांतर हैं, पैरेलल गैप है,
यानी कि दोनों का ढाल अलग अलग है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर ढाल भिन्न भिन्न है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना लाभ का सौदा होगा। यही इसका कंक्लूजन है। अल्टीमेटली आपको समझना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने से तब फायदा होगा जब एक देश या तो ज़्यादा कुशल हो दूसरे देश से, दोनों वस्तुओं में से किसी एक वस्तु में, या दोनों वस्तु में भी कुशल है, तो उसकी तुलनात्मक लागत भिन्न होनी चाहिए। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। तो बच्चों ये तो हमने समझा स्थिर लागत उद्योग की दशा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस तरीके से होता है। अब हम आगे बात करते हैं बच्चों इसी वीडियो में कि बढ़ती लागत उद्योग की दशा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस तरीके से होता है। जब हम शुरू करते हैं बढ़ती अवसर लागत उद्योग की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तो देखिए बढ़ती अवसर लागत उद्योग इस मान्यता पर आधारित है कि जैसे जैसे आप एक वस्तु का उत्पादन में वृद्धि करते हो, आपकी जो लागत है, अवसर लागत है, वो बढ़ती चली जाती है। इसका कारण ये है कि एक फर्म जो है, एक देश जो है, वो दो प्रकार के साधनों का प्रयोग करता है, विशिष्ट साधन और अविशिष्ट साधन। विशिष्ट साधन, देखिए अविशिष्ट साधन का प्रयोग करने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन जब आप विशिष्ट साधनों का प्रयोग करते हो और उसकी जगह आपको कम विशिष्ट साधनों का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे कुशल श्रम के स्थान पर आपको कम कुशल श्रम का उत्पादन करना पड़ेगा, तो हास्यमान प्रतिफल का नियम जो है वो लागू हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे आप श्रम की मात्रा में वृद्धि करोगे, उत्पादन में समान वृद्धि नहीं होगी बल्कि कम मात्रा में वृद्धि होगी, जिसकी वजह से आपकी जो अवसर लागत है वो बढ़ती चली जाएगी। यानी कि अगर आप एक्स वस्तु की मात्रा में वृद्धि कर रहे हो और वाई वस्तु का त्याग कर रहे हो, तो जैसे जैसे आप एक्स वस्तु की मात्रा में वृद्धि करते हो, आपको वाई वस्तु का त्याग पहले से ज़्यादा करना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं बढ़ती अवसर लागत। इस स्थिति में जो उत्पादन संभावना वक्र का ढाल होगा वो नतोदर हो जाएगा। यानी कि हास्यमान प्रतिफल नियम के कारण ही बढ़ती अवसर लागत नियम लागू होता है, जिसकी वजह से उत्पादन संभावना वक्र, जिसको आप प्रतिस्थापन वक्र भी बोल सकते हो, उसका ढाल जो है वो नतोदर हो जाता है। और इस स्थिति में जो देश हैं वो आंशिक विशिष्टीकरण को ही अपनाएंगे। आप याद रखिएगा, आंशिक विशिष्टीकरण, इसमें जो एक देश अपनाता है वो अपनाता है आंशिक विशिष्टीकरण। यानी कि एक देश दोनों वस्तुओं का ही उत्पादन करेगा। तो अब इसी बात को बच्चों हम डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए ये हमारा एक देश है जिसको हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से पूर्व की स्थिति, इधर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पश्चात की स्थिति बना दी गई। ये एक देश है, ए देश। अब ए देश जो है मान लीजिए इस तरीके से ट्रेड करता है और ये उसकी कीमत का ढाल है, यानी कि प्राइस पी एक्स अपॉन पी वाई। यहाँ पर हम एक्स वस्तु लिख रहे हैं या वाई वस्तु लिख रहे हैं, और जो ढाल है वो इस तरीके का है। इसका मतलब एक देश जो है वो दोनों वस्तु ही बनाएगा। एक्स वस्तु कितनी मात्रा बना रहा है, एक्स ज़ीरो, और वाई वस्तु कितनी मात्रा बना रहा है, वाई ज़ीरो। यानी कि अपनी ज़रूरतों को वो पूरा कर रहा है, एक्स वस्तु भी बना रहा है, वाई वस्तु भी बना रहा है, और अपनी सभी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। इसी तरीके से मान लीजिए बी देश है, बी देश है, बी देश में भी उसी तरीके से काम कर रहा है। मान लीजिए बी देश में इस तरीके से है और ये भी दोनों वस्तु बना रहा है। मान लीजिए एक्स वस्तु की इतनी मात्रा बना रहा है, एक्स ज़ीरो, और वाई वस्तु की इतनी मात्रा बना रहा है, वाई ज़ीरो। ये इसका ढाल है पी एक्स अपन पी वाई। ये बी देश है। अब ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में नहीं है, किसी भी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं हो रहा है। अब मान लीजिए दोनों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश करने का मतलब है, क्योंकि अब ए देश, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश करने का मतलब है ए देश एक्स वस्तु में विशिष्टीकरण करेगा, यानी कि ए देश जो है वो एक्स वस्तु का निर्यात करेगा। ठीक है जी, यानी कि ए देश क्या करेगा, एक्स वस्तु का निर्यात करेगा, और बी देश एक्स वस्तु का आयात करेगा। तो क्योंकि ए देश एक्स वस्तु का निर्यात कर रहा है और ए देश जो है वो वाई वस्तु का आयात कर रहा है, इसकी वजह से जो प्राइस ऑफ एक्स है वो बढ़ेगा और प्राइस ऑफ वाई में कमी देखने को मिलेगी। क्योंकि जिस चीज़ को आप निर्यात करते हो डेफिनेटली उसकी कीमतें बढ़ती हैं। हालांकि आप ज़्यादा उत्पादन करोगे एक्स वस्तु का, क्योंकि आप एक्स वस्तु में विशिष्टीकरण कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि एक्स वस्तु की कीमतें बढ़ रही हैं
उत्पादन की लागत बढ़ रही है, इसलिए जो कीमत रेखा का जो ढाल है वो बदल जाएगा। अब इस स्थिति में देखिए कीमत रेखा का ढाल का मतलब क्या है। मान लीजिए पहले जो प्राइस था x का वो 10 रुपये था और y का भी 10 रुपये था, तो जो ढाल है वो 1 के बराबर है। अब क्योंकि प्राइस x जो है वो बढ़ गया, प्राइस x मान लीजिए वो हो गया है हमारा 12 रुपये का या 15 रुपये का, ठीक है जी, जबकि प्राइस y गिर के 5 रुपये का हो गया है, तो इसका मतलब जो ढाल है वो बढ़कर 3 का हो गया। यानी कि अब जो ढाल है वो और तेजी से नीचे की तरफ गिरेगा। इसका मतलब ये तीव्र ढाल है, तीव्र ढाल है। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, मैं आपको एक बार फिर से डायग्राम में बना देता हूं। देखिए ये हमारा है इस तरीके का स्लोप, पहले हम यहां पे थे, यानी कि x वस्तु की मात्रा बनाई जा रही थी x0 और y वस्तु की मात्रा बनाई जा रही थी y0, और ये हमारा शुरुआत में ढाल है, इसको हम AA बोल देते हैं और इक्विलिब्रियम पॉइंट E है, ठीक है जी। इसका मतलब इस केस में जो हमारा MRT है वो बराबर है px/py के, जिसको कि हमने जनरल इक्विलिब्रियम लेवल में कंडीशन में पढ़ा हुआ है। अब अगर कीमतों का ढाल परिवर्तित होता है तो इस तरीके का ढाल तीव्र ढाल बनेगा, px/py 1। तो इसका मतलब अब इक्विलिब्रियम पॉइंट देखिए यहां पर हुआ है। इसका मतलब अब ए देश जो है वो पहले से ज़्यादा x वस्तु बनाएगा और पहले से कम y वस्तु बनाएगा, यानी कि y वस्तु की मात्रा पहले से कम होगी लेकिन x वस्तु की मात्रा पहले से ज़्यादा होगी। लेकिन एक देश आंशिक विशिष्टीकरण कर रहा है, इसका मतलब वो y वस्तु की मात्रा ज़्यादा बना रहा है लेकिन उसने x वस्तु की मात्रा ज़्यादा बना रहा है लेकिन उसने y वस्तु की मात्रा को कम करना प्रारंभ नहीं किया। यानी इस स्थिति में जो x वस्तु है उसका ज़्यादा उत्पादन किया जाएगा, y वस्तु का कम उत्पादन किया जाएगा। उसके बावजूद भी आप देखिए B पॉइंट पर अभी भी अवेलेबल रहोगे। इसका मतलब आपने क्या किया, आंशिक विशिष्टीकरण को अपनाया। अब B का भी इसी तरीके से बना लेते हैं। मान लीजिए B देश में, ये B देश की कंडीशन थी जो पहले यहाँ पे था, ठीक है, x0 y0, इसको हम A बोल देते हैं, AA, ठीक है। ये जो है इस केस में MRT जो है वो बराबर है px/py के। अब इसके केस में जो स्लोप है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा ऐसा, यानी कि इस केस में ये वाला हो गया px1/py1 और इसने इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। इसका मतलब ये जो देश है, क्योंकि ये x ज़्यादा बना रहा है इसलिए ये x कम बनाएगा और यहाँ पे y की मात्रा ज़्यादा बनाई जाएगी। इसका मतलब दोनों ही देश आंशिक विशिष्टीकरण को अपनाएंगे, खासतौर पे तब जब अवसर लागत बढ़ रही हो। तो बच्चों इसको हम एक डायग्राम के थ्रू भी दिखा सकते हैं। दोनों का कंबाइंड डायग्राम हम बना लेते हैं। मान लीजिए ये हमने ए देश का बना लिया है, ठीक है जी। ये हमारी मात्रा है जिसको हम बोल देते हैं ए बी नाम दे देते हैं इसको, चलिए ए और बी नाम दे दिया है, ठीक है जी। ये ए देश का है। इसी तरीके से मान लीजिए बी देश का हम दे देते हैं नाम, यहाँ पे क्योंकि वाई वस्तु ज़्यादा बन रही है इसलिए इसको सी डी नाम दे दिया है। और हम मान रहे हैं कि दोनों इस पॉइंट पे शुरुआत में थे, यानी कि दोनों देश जो हैं वो इस पॉइंट पर हैं। मान लीजिए इसको हम नाम दे देते हैं E0। हम इसमें स्लोप नहीं बना रहे बच्चों, आप चाहें तो स्लोप भी बना सकते हैं, इस तरीके से स्लोप बना भी सकते हो आप, ठीक है। लेकिन हम बना नहीं रहे ना डायग्राम जो है वो काफ़ी ख़राब सा नज़र आएगा। तो यहाँ पर x वस्तु की x0 मात्रा दोनों ही देश बना रहे हैं और y वस्तु की y0 मात्रा दोनों ही देश बना रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं। अब क्योंकि जो a देश है वो x का निर्यात करेगा और y का आयात करेगा, इसकी कारण कीमतों में जो अनुपातिक परिवर्तन होगा उसकी वजह से जो x का डायग्राम है वो इस तरीके से नीचे की तरफ चला जाएगा और y का इस तरफ ऊपर की तरफ आ जाएगा, y देश मतलब b देश के लिए। यानी कि ये px/py b का हो गया, ये px/py a देश का हो गया। और इस कंडीशन में आप देखिए यहाँ पर इक्विलिब्रियम हो रहा है इसका E1 का और इसका हो रहा है यहाँ पे E2 पे। इसका मतलब जो B देश है
वो x वस्तु पहले से कम बनाएगा, मैं यहाँ पे b लिख देता हूँ, और y वस्तु पहले से ज़्यादा बनाएगा। जबकि a देश जो है वो x वस्तु पहले से ज़्यादा बनाएगा और y वस्तु पहले से कम बनाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी दोनों के दोनों देश पूर्ण विशिष्टीकरण को नहीं अपनाएंगे, बल्कि आंशिक विशिष्टीकरण को ही अपनाएंगे। ये इस पूरे के पूरे चैप्टर की थ्योरी है बच्चों, जो इसको आपको समझना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कंसेप्ट पूरा का पूरा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लें, ताकि आपको सिस्टमेटिकल तरीके से सारे के सारे कोर्सेज मिल पाएँ बच्चों। इसके अलावा अगली जो वीडियो है उसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो बढ़ती अवसर लागत है, वो तो हमने समझा दिया, गिरती अवसर लागत के केस में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। साथ ही साथ हम इस पूरे के पूरे जो हमारा है थ्योरी अवसर लागत सिद्धांत, उसकी एक तरीके से मूल्यांकन करेंगे, जिसमें हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी से, और साथ ही साथ इसके गुण और दोष के ऊपर चर्चा करेंगे बच्चों। इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से वीडियो समझ में आ गई होगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।